लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने इसमें ये गो थ्रू किया था, अगर आप सबको याद हो, कि बिजनेस को फाइनेंस चाहिए होता है। तो लास्ट टाइम ने ये गो थ्रू किया था कि फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने डिफरेंट बातें बताई थी कि एक हमारे पास होता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस ये होता है कि बिजनेस जो है वो विद इन द बिजनेस जो हमारे पास सोर्सेज होती हैं, उन्हीं से हम पैसे अरेंज करते हैं विद इन द बिजनेस, मतलब बाहर किसी पार्टी से नहीं मांगते। तो उसमें एक ये है कि रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन आप सबको याद होनी चाहिए। रिटेन प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी के अंदर सारे टैक्सेस एंड डिविडेंड माइनस करके जो प्रॉफिट बच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन प्रॉफिट कहते हैं। रिटेन का मतलब होता है रखना, रिटेन का मतलब होता है जमा कर लेना। तो वो हमारा वो प्रॉफिट जो टैक्सेस और डिविडेंड माइनस करके बच जाता है, उसको प्यार से हम क्या कहते हैं, रिटेन प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। तो एक ये सोर्स होती है। अगर हम इंटरनल की बात करें, विद इन द बिजनेस की बात करें, इस पे कोई कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन ये है कि अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया है, तो आपने तो बिस्मिल्लाह ही की होगी, बल्कि शुरू में तो लॉस हो रहे होते हैं, तो प्रॉफिट तो बचा ही नहीं होगा। तो अगर आपका बिजनेस को 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो आपके पास इतने प्रॉफिट हुए ही नहीं होंगे कि आप उसको आगे फाइनेंस में कहीं लगा सकें। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट ये है कि भाई आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉन करंट एसेट है, आपके पास कोई मशीनरी है, वो किसी इतने खास काम की है नहीं, आप पोस्टपोन कर सकते हैं, आप उसको डिस्पोज कर दें। घर में कभी कभार पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो लोगों ने गोल्ड रखा होता है, किसी ने कोई प्रॉपर्टी रखी होती है, तो वो सेल कर लेते हैं, उसको सेल करके पैसा आ जाता है। तो कई लोग बकायदा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वो उनको सेल करके पैसे अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है जिसको हम कहते हैं कैन बी लीज बैक। ये हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन आइडिया दे देता हूँ। तो वो है सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक क्या है, कि मैं नॉन करंट एसेट जो है वो बेच तो दूंगा, फिजिकली नहीं बेचूंगा। फिजिकली वो चीज मेरे पास होगी, उसका टाइटल सेल कर दूंगा, और बाद में वही चीज किस्तों पे ले लूंगा। मेरे पास घर है, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन घर की भी जरूरत है। अगर मैं घर बेच दूंगा तो खुद कहाँ रहूंगा, और पैसों की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, वो जो अपना घर जो था, वो किसी पार्टी को मैंने सेल कर दिया, मतलब उसकी ऑनरशिप सेल कर दी। यानी मेरे 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 उससे निकल गया, मेरी ऑनरशिप से निकल गया, अब वो किसी और के नाम पे हो गया। और उसी पार्टी से वही घर किराए पे ले लिया, कि भाई जब तक मेरा काम आगे पीछे नहीं होना हो जाता, ये 2 साल के लिए, 1 साल के लिए मैं किराए पे ले रहा हूँ। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि एसिड भी चाहिए और उसके अलावा क्या नाम पैसे भी चाहिए, तो आप सेल एंड लीज बैक कर सकते हैं, यानी सेल कर दें और उसको दोबारा क्या नाम है, रेंट पे ले लें। लेकिन ये सेल ऑफ एसेट प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे पास नया बिजनेस हो। तो नए बिजनेस के पास सारे के सारे नॉन करंट एसेट ऐसे होंगे जो उसके इस्तेमाल में आ रहे होंगे, तो उसको तो बेच नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद आते हैं रिड्यूस वर्किंग कैपिटल। रिड्यूस वर्किंग कैपिटल क्या है, रिड्यूस वर्किंग कैपिटल ये है सर कि आप सेल ऑफ एसेट्स वापस समझा सकते हैं? सेल ऑफ एसेट में मैंने ये बताया कि जैसे हमारा बिजनेस है और हमें पैसों की जरूरत है, और हम बाहर नहीं जाना चाहते, तो एक आसान सा तरीका है कि आपके पास कोई नॉन कमर्शियल अगर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उनको आप सेल कर दें। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ट्यूशन एकेडमी है, अभी सर्दी का मौसम है, और उनको पैसों की जरूरत है, तो एसी उनके पास पड़े हुए हैं, एसी है, पानी की मशीन है। एसी भी कोई 5-6 है उनके पास, स्प्लिट एसी। तो 5-6 स्प्लिट एसी ले लें, पानी की मशीन ले लें, उनके पास डीप फ्रीजर है, वो भी ले लें। ये तकरीबन चीजें एक्स्ट्रा हैं, विंटर में इतनी नीड नहीं होती, जब गर्मी आएंगी तब देखा जाएगा। तो आप इनको सेल कर दें। इनको सेल करने से ये हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, और वो नॉन कैसे ऐसे ही बेकार पड़े हुए थे, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है आपके लिए। इसको हम कहते हैं सेल ऑफ एसेट। ठीक है। लेकिन और ये सर रिटेन प्रॉफिट? रिटेन प्रॉफिट मैंने ये बताया कि जो हमारे पास कंपनी, ये सोल ट्रेडर में नहीं होता। रिटेन प्रॉफिट ना सोल ट्रेडर के अंदर होता है, ना पार्टनरशिप के अंदर होता है, क्योंकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन कंपनी में आपने देखा होगा, जो भी प्रॉफिट होता है, अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हो, जो भी प्रॉफिट होता है हमारा, उनमें से हम डिविडेंड पे करते हैं, और डिविडेंड पे करने के बाद हम कुछ प्रॉफिट रख लेते हैं, वो हमारे फ्यूचर में काम आता है। तो रिटेन प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो टैक्सेस और डिविडेंड माइनस करके बच गया। इट इज द प्रॉफिट which is left after deduction of all expenses such as dividend, such as taxes.
ठीक है। तो ये रिटेन प्रॉफिट जो आपके पास बड़ा रहता है, बचता रहता है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं और आपकी बिजनेस की पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो इस प्रॉफिट को क्या नाम है, आप बाद में अगर कोई एक्सपेंशन करनी है, आपने कोई बाद में कोई बड़ा काम करना है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिटेन प्रॉफिट सिर्फ कंपनी के अंदर होता है, ये कॉन्सेप्ट, ये सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप में नहीं आता। अच्छा जी। दूसरा, आप तीसरा तरीका, आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, आप बोलते हैं मेरे पास ही अरेंजमेंट हो जाए। तो उसका एक आसान सा तरीका है, जैसे मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, मुझे जो है वो रेंट पे करना है, मुझे अपने सेंटर का रेंट पे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मेरे पास कोई नॉन करेंसी भी नहीं है जो बेचूं, मेरे पास कोई रिटेन प्रॉफिट भी नहीं पड़ा हुआ जिसको मैं यूटिलाइज करूं। ठीक है, मतलब फॉर सपोज घर में मैंने कोई ट्रेजरी बॉक्स रखा होता, उसमें मैं पैसे जमा कर रहा होता जो जो बचते। तो बताने का मेरा मकसद है ना, मुझे सेंटर का रेंट पे करना है, ना ही मेरे पास कोई प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है, ना ही मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नॉन करने से जो मैं सेल कर दूं। तो एक और तरीका है, वो ये कि भाई आप अपने रिसीवेबल से पैसे लेते हैं 30 दिन में, आप अपने रिसीवेबल से पैसे लेते हैं 30 दिन में, आप उनको बोल दे भाई एडवांस पे कर दो। एक कंपनी है स्टारबक्स, स्टारबक्स ने क्या किया, कार्ड निकाले, प्रीमियम कार्ड निकाले, सबको बोला कि भाई ये कार्ड बाय कर लो, सब लोगों ने कार्ड बाय किए। अच्छा, उस कार्ड में उनको कहा गया कि भाई इसमें आप $500, $300 डिपॉजिट कर दें इनिशियली। लोगों ने डिपॉजिट कर लिए, और उनको कहा कि भाई इस कार्ड का फायदा ये होगा, जब भी आप हमारी प्रोडक्ट लेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, जब भी आप प्रोडक्ट लेने आएंगे हम आपको लाइन में नहीं खड़ा होने देंगे, हम आप सबसे पहले आपको तरजीह देंगे। तो इस कार्ड का फायदा ये है कि डिस्काउंट ऑफर मिलेंगे आपको, इस कार्ड का फायदा है कि पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इस कार्ड का फायदा है कि आप हमारे लिए प्रीमियम कस्टमर हो जाएंगे, आप मोस्ट हाई वैल्यू कस्टमर हो जाएंगे, आपका हम ख्याल करेंगे। अब उनको $300-300 हर बंदे ने दिए। ठीक है, $300-300 का कार्ड बन रहा था, हर बंदे ने दिए। आपको क्या लगता है, जब एक बंदा कार्ड लेता है, $300 पुट करता है, तो क्या सारे पैसे इस्तेमाल कर लेता है या कुछ बच जाते हैं? जाहिर सी बात है, कई लोग ऐसे हैं कि वो कार्ड पूरा नहीं इस्तेमाल करते, पैसे बच जाते हैं। तो उनके पास यानी कह रहे हैं कि उनके पास $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, एडवांस पड़े हुए हैं कस्टमर के, अभी तक कस्टमर यूटिलाइज नहीं किए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, $300 का कार्ड लिया और इसमें जाके उनके पास फिर $50 रह गए। इसकी छोटी एग्जाम्पल देता हूँ, कभी आप गेम खेलने जाएं, ये बुलोड मार में जो बच्चों की गेम्स वगैरह होती हैं, तो इसमें जो प्ले एरिया होता है ना, उसका कार्ड होता है बकायदा, वो एक कार्ड देते हैं, उस कार्ड में फिर पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स यूटिलाइज करो। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि आपको अपने खर्चे बेयर पे करने हैं, और आपको लगता है कि आपका रिसीवर लेट पैसे दे रहा है, आपको लगता है आपका माल लेट निकल रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि भाई माल आपका जल्दी बिक जाए ताकि पैसा आ जाए। कुछ ऐसा करो कि वो जो कस्टमर है वो लेट पैसे दे रहा है वो जल्दी दे दे, उसको जो टाइम देते हैं आप क्रेडिट पीरियड वो छोटा कर लें। इसको हम कहते हैं रिड्यूस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जब वर्ड है ना, तो आपके जहन में इन्वेंट्री आनी चाहिए, आपके जहन में रिसीवेबल आना चाहिए, आपके जहन में पेबल आना चाहिए। तो अगर आपको कोई सामान बाय करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी इन्वेंट्री जल्द से जल्द सेल कर लें ताकि पैसे में कन्वर्ट हो जाए, वो पैसे वहां यूटिलाइज कर लें। आपको चाहिए, आपका रिसीवेबल्स है, उससे जल्दी जल्दी पैसा रिसीव कर लें, उसको डिस्काउंट दे दें तो आपको जल्दी पैसे दे देगा, इससे आपको फायदा हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है कि हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है। सर ये रिड्यूस वर्किंग समझ नहीं आया। हाँ सर, फिर से समझा। हाँ हाँ जी, समझा रहा हूँ। रिड्यूस वर्किंग कैपिटल ये होता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल वो पैसा जो हमारे पास यानी डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए होता है। ठीक है। अब उस पैसे में, वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा आता है इन्वेंट्री से, वो पैसा आता है ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है, ये मेन सोर्स होती है आपकी, यहीं से पैसा आ रहा होता है। तो आपको जो है पेमेंट करनी है, आपको रेंट पे करना है। ठीक है। आपको लगता है कि आपके पास कोई नॉन करंट एसेट नहीं है एक्स्ट्रा, आपको लगता है आपके पास प्रॉफिट नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन आपके पास दुकान में इन्वेंट्री बहुत सारी पड़ी हुई है, आपका जूतों का काम है, और आपकी दुकान में तकरीबन कोई 1 लाख के 2 लाख के जूते पड़े हुए हैं। सो आपको रेंट पे करना है। तो एक अच्छा तरीका ये है कि आपने जो 2 लाख रुपए जूते के रखे हुए हैं अपने पास, जूते की शक्ल में रखे हुए हैं, इन जूतों को कैश में कन्वर्ट कर दें। मतलब क्या मतलब, आप कोई ऑफर लगा दें, आप 70% ऑफ लगा दें, ताकि जल्द अज जल्द ये जूता निकले और आपके पास पैसे आए। इसकी छोटी एग्जांपल, जब ये सर्दियों का मौसम आता है, विंटर वेकेशन आती है, तो जो समर की ड्रेसेस होती है ना वो नहीं चलती। जो समर की ड्रेसेस होती हैं, जो गर्मियों की ड्रेसेस होती हैं, लॉन की, कॉटन की, ये सर्दियों में नहीं चलती। सर्दियों में खद्दर के जोड़े ये वगैरह जो गर्म होते हैं वो चलते हैं। तो ये बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, इनको पता है भाई मैं रेंट भी देना है,
हमें बहुत सारे खर्चे भी पे करने हैं। तो ये जो हमारा माल है, जो गर्मियों का माल है, ये अगर पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। तो ये लोग क्या कर देते हैं, ऑफर लगा लेते हैं, 70% ऑफ, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। और ये जितना भी माल है उनको बड़ा फायदा होता है। वो बोलते हैं भाई माल पड़ा रहेगा नुकसान होगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, गोदाम का खर्चा उठाना पड़ेगा, डिलीवरी और डिलीवरी कॉस्ट वगैरह सारे बेयर करने पड़ेंगे। तो अगर हम इसको निकाल दें, ये सेल हो जाए, तो एक तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, दूसरा हमारी स्टोरेज कॉस्ट से जान छूट जाएगी। तो बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि भाई हमें आगे पेमेंट करनी है और हमारे पास इन्वेंट्री बहुत सारी पड़ी हुई है, तो उस इन्वेंट्री को वो कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इन्वेंट्री को जल्द अज जल्द निकाल लेते हैं, सेल कर देते हैं, ताकि हमारे पास कैश आ जाए और उससे अपने हम खर्चे वगैरह बेयर कर लें। ये है रिड्यूस वर्किंग कैपिटल। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी सर। अब आगे चलते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस अच्छा है या बुरा, इसको जरा देख लेते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है, इसका बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी लाइबिलिटीज में इजाफा नहीं होता। हाँ, देखें, जब बैंक किसी कंपनी को लोन देता है ना, या बैंक किसी कंपनी को कर्जा दे रहा होता है, तो वो देख रहा होता है इसके पास ऑलरेडी कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो ये जितनी भी हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ी, इससे हमारी लाइबिलिटीज में इजाफा नहीं होता, मतलब हमारा बिजनेस का स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। दूसरा, हमें कोई ऊपर पैसे नहीं देने पड़ते, चाहे रिटेन प्रॉफिट हो, चाहे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हो, चाहे रिड्यूस वर्किंग कैपिटल हो, हमें इस पे ऊपर पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन ये है, इसके बारे में आता है, अगर आपको रकम छोटी चाहिए, आपको रकम छोटी चाहिए, तो आप इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो तरीके से ग्रोथ होती है। बिजनेस को जो बढ़ावा किया जाता है ना, बिजनेस को जो ग्रो किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। एक को बोलते हैं इंटरनल, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। तो पहले मुझे बताएं इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, फिर मैं आगे बताता हूँ इंटरनल ग्रोथ किसे कहते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ किसे कहते हैं। सर सर इंटरनल इंटरनल में। ग्रोथ हाँ आप बताओ, पहले आप। सर इंटरनल ग्रोथ में जो है हम अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करते हैं। सर मतलब कोई अपनी ब्रांच। इंटीग्रेशन और ये सब करते हैं एक मिनट इंटरनल बेटा, में एक और हैंड रेस करें, हैंड रेस करें, हैंड रेस करें, फिर मैं अलाउ करता हूँ हर एक एक बंदे को। चलिए ताहा बेटा जल्दी बताएं, लेक्चर पूरा ही नहीं हो पाएगा हमारा इस तरीके से। तो ताहा बेटा सर जल्दी। इंटरनल में अपनी ब्रांचेस ज्यादा खोलते हैं और उसमें एक्सटर्नल में सर टेक ओवर और मर्जर करते हैं। एक्सीलेंट। इंटरनल ये होती है कि अपनी सेल्स बढ़ाना, अपनी सेल्स बढ़ाना। और सेल्स बढ़ाने की एक तरीका है, आप ब्रांचेस बढ़ा दें, आप करंट ब्रांच की कैपेसिटी बढ़ा दें, आप नई फ्रेंचाइजेस देते हैं। आप नई प्रोडक्ट लेकर आ जाएं, ठीक है ना, आप नए शेयर चले जाएं। तो मतलब आप अपनी सेल्स को बढ़ा रहे होते हैं, आप अपनी सेल्स को बढ़ा रहे होते हैं और खुद बढ़ा रहे होते हैं। मतलब नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, नई मार्केट चले जाते हैं, नई ब्रांच खोल लेते हैं, करंट ब्रांच को बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक्सटर्नल ग्रोथ ये होती है कि आप अपनी सेल्स तो बढ़ाते हैं, लेकिन खुद नहीं बढ़ाते हैं। कोई ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस होता है उसको खरीद लेते हैं या उसके साथ मिलके काम कर लेते हैं। जैसे उबर ने करीम को बाय किया, ठीक है, अब मशहूर एग्जांपल, उबर ने करीम को बाय किया, मोबिल लिंक ने जो है वो वारिद है उसको बाय किया, उसके साथ मर्जर कर दिया। तो वो एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है वो टेक ओवर एंड मर्जर से आती है, उसमें एक अच्छा अमाउंट दरकार होता है, एक अच्छा पैसा दरकार होता है। उसके लिए ये अच्छा नहीं है। उसके लिए रिटेन प्रॉफिट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, रिड्यूस वर्किंग कैपिटल उसके लिए अच्छा नहीं है। छोटे मोटे खर्चे हों उसके लिए अच्छा है, आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है उसके लिए अच्छा है। लेकिन आपको इमीडिएट पैसा चाहिए, हाई लेवल का पैसा चाहिए, ह्यूज अमाउंट में मनी चाहिए, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे आते हैं जरा, वो क्या है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, उसमें हम पैसा बाहर से अरेंज करते हैं। मतलब किसी बाहर की पार्टी से पैसा अरेंज कर रहे होते हैं, उसकी क्या सूरतें हो सकती हैं। अच्छा जरा ये एक टाइमलाइन देख लें। हमारे पास जब हम पैसा, बैंक लोन वगैरह। हाँ, हम जब पैसे अरेंज करते हैं ना, पैसे अरेंज करते हैं, तो उसमें दो तीन बातें होती हैं। पहली बात ये कि अमाउंट कितना चाहिए और आपके पास टाइम कितना है वापसी का। अगर आपको लगता है कि भाई मैं पैसे अभी लूंगा और मुझे 5 साल लगेंगे, जैसे फॉर सपोज आपको गाड़ी बाई करनी है, आपको एक करीम का बिजनेस करना है और आपको गाड़ी बाई करनी है, जाहिर सी बात है आपके पास इतने पैसे हैं नहीं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता पे करेंगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि पेमेंट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए अमाउंट भी आपको ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है, और आपको वापसी में भी टाइम ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। अगर आपको लगता है आपको पैसा चाहिए और वो विद इन 1 ईयर आप वापस कर देंगे, 4 महीने में वापस कर देंगे, 4-5 महीने में वापस कर देंगे, तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। और आपको लगता है आप 2 से 4 साल में वापस कर देंगे, उसके लिए होती है मीडियम टर्म। लेकिन आपको इतना नहीं जाना, हमारे कोर्स में इतना वो नहीं है।
हमारे कोर्स में ये है कि हमें इंटरनल बताओ, एक्सटर्नल बताओ, सवाल कौन से आते हैं, जरा उसको देखते हैं। तो पहले जरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को देख लेते हैं। ये आपके सामने बहुत सारे आ रहे होंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप। अगर आपको पैसा बहुत बड़े अरसे के लिए चाहिए तो शेयर इशू, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ग्रांट, ये हमारे पास ऑप्शन है। आपको पैसा 2 साल से 4 साल के लिए, 2 साल से 5 साल के लिए चाहिए तो उसमें लीजिंग और हायर परचेज है। लीजिंग और हायर परचेज पेपर में बहुत आता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पैसा साल के अंदर वापस करना है तो उसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट है। शॉर्ट टर्म बैंक बैंक लोन दो होते हैं। एक बैंक लोन वो होता है जो हम विद इन ईयर वापस करते हैं, और एक बैंक लोन वो होता है जिसमें हम ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं, 5 साल का टाइम ले रहे होते हैं। अच्छा जी, फैक्टरिंग, क्रेडिटर्स, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो जरा एक एक को जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। मुझे कोई बता सकता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सर ताहा जब बेटा, हमारे अकाउंट से जी जी सही। अनस बेटा आप बताएं, जल्दी बता दें। सर जैसे कि हमारे पास अकाउंट के बैलेंस जीरो हो रहा था, उसके ऊपर भी फिर हम लोन ले रहे हैं, और वो फॉर एग्जांपल ये सर मैं बताऊं। हाँ क्रेडिट का। उमर बेटा आप बताएं। सर क्या कहते हैं, जब हम जब हम बैंक से अग्रीमेंट करते हैं कि अगर हम कभी पेमेंट्स करें और हमारे अकाउंट में इतने पैसे ना हो, तो क्या कहते हैं, जो बैंक जो है वो अपनी तरफ से पेमेंट कर देता है, फिर हम उसको क्या कहते हैं हर साल इंटरेस्ट पे करते हैं अपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे। ओके ओके सही बेटा। ताहा बेटा आप बताएं जल्दी से, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? सर बैंक, वो अपने अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ करना, एक वो एक्सीलेंट। एग्रीमेंट होता है। उमर बेटा सही बताया आपने, अनस बेटा आपने भी सही बताया, ताहा बेटा आपने भी सही बताया। आप लोगों का इंशाल्लाह ये स्टार आएगा। आमीन वगैरह कह दें, इंशाल्लाह आ जाएगा। रमजान का महीना। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो सिंपल वर्डों में बैंक से ज्यादा पैसे निकालना। सिंपल वर्डों में आपके बैंक में जो बैलेंस मौजूद है उससे ज्यादा निकालना, उससे ज्यादा निकालना। ठीक है ना? आपके बैंक में बैलेंस मौजूद है 1,000 रुपए, और आप जाके क्या नाम है विड्रॉ करते हैं 2,000, आप जाके विड्रॉ करते हैं 1,500। इसमें एक लिमिट होती है, उसकी उसके लिए हम बैंक से बात कर लेते हैं कि भाई हम इतनी गुंजाइश रख सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन में भी होता है, कंपनीज दे रही होती हैं कि अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो हम आपको, आप परेशान नहीं हो, आपको बहुत सख्त जरूरत है पैसों की, तो हम आपको 20 रुपए 30 रुपए उधार दे सकते हैं। वो बाद में जब आप बैलेंस डालेंगे तो आप पे कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से बैंक जो उनके वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं, जो कमर्शियल लोग होते हैं, जो बिजनेस वगैरह करते हैं, एक तो आम लोग होते हैं जैसे मैं हो गया, एक वो होते हैं जो जिनकी दुकानें होती हैं, शॉप होती है, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो बैंक उनको इनकरेज करने के लिए वो हमारे पास अकाउंट खोलें, हमारे साथ रेगुलर डीलिंग करते रहें, उनको फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट देता है। क्योंकि चेक वगैरह में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आपने एक पार्टी को चेक दिया, वो उस दिन नहीं गया, अगले दिन चला गया, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो वो नाराज हो जाएगा अगर बैंक वाले ने उसको वापस कर दिया। तो सम टाइम ऐसा होता है कि लोग फिर चेक लेते ही नहीं है। लोग बोलते हैं सर मैं आपसे चेक लेता हूँ, बैंक जाता हूँ तो पैसे ही नहीं मिलते, आपके अकाउंट में है ही नहीं। तो लोगों का ट्रस्ट बहाल रखने के लिए बैंक इस तरह की डीलिंग करता है, उसको हम प्यार से कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसमें यह है कि जैसे मेरा बैंक अकाउंट है, मेरी शॉप है, तो बैंक वाले ने बोल दिया कि सर आपको, आप 10,000 रुपए से 10,000 रुपए तक यानी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस जीरो हो तो आप 10,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं एग्रीड लिमिट। तो इसका फायदा ये होता है, जब भी मेरे हालात डाउन हो, मुझे रेंट देना है, फला देना है, तो इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। और फिर ये पैसे हमें साल के अंदर नहीं पे करने होते हैं, ये बैंक के ऊपर है। बैंक महीने के अंदर भी बोल सकता है, 2 महीने भी बोल सकता है, मतलब आपको विद इन ईयर पे करने होते हैं। और इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जब अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेंगे ना, तो वो बैंक खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। लाइक आपके अकाउंट में -10,000 आ रहा है, आपने 20,000 यानी पुट किए बैंक में, या चलो 25,000 पुट किए, तो आपके अकाउंट में -10,000 आ रहा था, तो बैंक वाले उसको 15,000 कर देंगे, यानी 10,000 पुराने एडजस्ट कर देंगे और 15,000 आपके अकाउंट में और आ जाएंगे। सो इसके बारे में आता है कि ये तभी हो सकता है जब आपका बैंक के साथ अच्छा ताल्लुक हो। दूसरी बात, एक यानी क्विकली पैसे चाहिए तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक मसला है, वो क्या है? इंटरेस्ट रेट, इस इंटरेस्ट का जो रेट है वो ज्यादा होता है। नॉर्मली आप बैंक से कर्जा लेंगे साल के लिए तो वो उस पर लगाएगा 5%, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट पे वो लगाता है 6%। उसकी वजह क्या है? ये लोग जल्दी पे कर देते हैं, महीने के अंदर 2 महीने में पे हो जाता है, तो बैंक वाले बोलते हैं भाई हमें थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए अच्छा है। ये इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसको एक नजर देख लें आप, एक बार देख लें ताकि मैं आगे फिर चलूं। देख लिया बेटा?
मैं चाह रहा हूँ जरा जल्दी मेन में। एक सेकंड सर। सर डिसएडवांटेज में सेकंड वाला समझा दें। डिसएडवांटेजेस में ये कह रहा है कि बैंक कैन कॉल इन द बोरोविंग। इसका मतलब क्या है कि हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। लाइक आपने लोन लिया है 2 साल के लिए, तो बैंक आपको 2 साल के बाद याद करवाएगा। आपने आपने लोन लिया है 5 साल के लिए, बैंक आपको 5 साल के बाद याद करवाएगा। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। आपने पैसे ज्यादा विड्रॉ कर लिए, आपका बैलेंस माइनस में चला गया, अब आप घर जाके आराम से बैठ जाओ, मुझे देनी ही नहीं है, साल के बाद दूंगा, 2 साल के बाद दूंगा, ऐसा नहीं है। बैंक महीने के बाद भी आपको नोटिस दे सकता है, 2 महीने के बाद भी नोटिस दे सकता है कि काइंडली आप अपना बैलेंस जो है वो पॉजिटिव कर लें, काइंडली आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है उसको एडजस्ट कर लें। बैंक आपको नोटिस दे सकता है। तो जब वो बैंक नोटिस देगा, सर तो फिर वो 24 आवर्स के अंदर या जो टाइम पीरियड होता है उसमें जाके मैं अपना बैलेंस पुट करना होता है। अदरवाइज शायद मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं या फाइन या पेनल्टी लगती है। जी सर ये एडवांटेज सेकंड और थर्ड वाला समझाइए। सेकंड में कह रहा है अवेलेबल ऑन शॉर्ट नोटिस। अवेलेबल ऑन शॉर्ट नोटिस ये है कि मतलब आप कर्जा लेने जाएंगे ना, सम टाइम लोन लेने जाते हैं, तो उसके लिए बात करनी पड़ती है बैंक वालों को, एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, यानी बहुत टाइम लगता है उसमें, दिन लग जाते हैं, दिन टाइम नहीं बोलूंगा, दिन लग जाते हैं। ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। ओवरड्राफ्ट में मैंने आपको चेक दिया मैंने आपको 15,000 का, मेरे अकाउंट में है ही 10,000 रुपए। लेकिन जैसे ही आप बैंक वालों के पास चेक लेके जाएंगे ना, वो आपको कैश कर देंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि मेरा बैलेंस माइनस में चला गया। तो मतलब इसमें एज सच कोई इस तरह नहीं है कि हमें डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और वेरिंग अमाउंट कैन बी बोरोड, इसका मतलब क्या है? आप पूरा आप साल के 12 महीने, जनवरी में आपका अकाउंट माइनस में हुआ, अगले महीने प्लस में हो गया, फिर मार्च में माइनस में हुआ, उससे अगले महीने प्लस में हो गया। मतलब ये सहूलत आपको हर वक्त मिल रही होती है। तो इसमें ये नहीं है कि बैंक वाले बोलेंगे बस इतने ही पैसे देंगे। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती रहे आप बैंक ओवरड्राफ्ट को यूटिलाइज करते रहें, फिर हालात बेहतर हो तो यूज ही नहीं करें। ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमें और भी पढ़ने हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? अभी थोड़ा मैं हल्का हल्का हाथ दूंगा ताकि हम ज्यादा डिस्कस कर सकें। ट्रेड क्रेडिट ये होता है कि भाई आपको गुड्स चाहिए। अब्दुल्ला बेटा 1 मिनट रुकना, मैं ये पहले करा दूं। ट्रेड क्रेडिट ये होता है आपको गुड्स चाहिए। गुड्स समझते हैं? गुड्स, गुड्स आइडिया, गुड्स किसे सर कहते हैं? यस सर। जी जी सर। गुड्स किसे कहते हैं बताओ जरा जल्दी से। सर प्रोडक्ट्स को कह सकते हैं आप। जिन चीज को आगे सेल सर कर, वो जो चीजें चीज हम, एक्सलेंट, जो चीज हम इस नियत से आगे बाय खरीदें कि उसको आगे सेल करना, उसको गुड्स कहते हैं। लाइक मेरा गाड़ी का कारोबार है, मेरा जो है फर्नीचर का कारोबार है, मेरा टॉयज का कारोबार है, तो अगर मैं टॉयज आगे सेल करता हूँ, खरीद के आगे सेल करता हूँ, तो वो कहलाता है गुड्स। तो हमारे यहाँ जो हैदराबाद में बड़े बड़े बिजनेस है वो पता है क्या करते हैं? वो ट्रेड क्रेडिट यूज करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, अभी सीजन आएगा, अगस्त का महीना आएगा, स्कूल का सीजन आएगा, स्कूल का यूनिफॉर्म सेल होगा, स्कूल की स्टेशनरी सेल होगी, स्कूल के जो बुक्स होते हैं वो सेल होंगे। तो उनको तकरीबन कोई 15-20 लाख का माल चाहिए होता है अगस्त में, दुकान भरने के लिए, ताकि लोग आएंगे, वो क्या बोलते हैं, सिलेबस लेने आएंगे, तो किताबें तो चाहिए होंगी। अब उनके साथ मसला ये होता है कि 15-20 लाख का जब उनको माल चाहिए तो जेब में तो उनके 1 रुपए नहीं होता। ये पता है वो क्या करते हैं? तो माशाल्लाह से उनका कारोबार अच्छा है, ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो कराची जाते हैं, जो बड़े बड़े पब्लिशर हैं, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, उनको जाके बोलते हैं कि भाई आप मुझे उधार पे दें, 1 महीने के लिए मुझे माल उधार पे दे दें, थोड़े बहुत पैसे जमा करा देते हैं एडवांस, 1 महीने के लिए मुझे माल उधार पे दे दें, मैं आपको 1 महीने के बाद सारे के सारे पैसे ऑनलाइन कर दूंगा। ठीक है, ये बड़ा सहूलत वाला तरीका होता है। इसका फायदा होता है आप माल लेकर आ गए हैदराबाद में, माल रखा, दुकान सारी भर दी, अब एक बच्चा आएगा, दूसरा बच्चा आएगा, आपके पास पैसा आता रहेगा। महीने के एंड में आपका तकरीबन सारा माल भी सेल हो जाएगा। चलो थोड़ा बहुत रह भी जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, आप जाके पे करके आ जाएंगे। तो ट्रेड क्रेडिट, यानी ट्रेड क्रेडिट सिर्फ गुड्स में लगता है। कहाँ लगता है? सिर्फ गुड्स में लगता है। लाइक आप रेंट के लिए नहीं कर सकते ये, आप सिर्फ ट्रेड क्रेडिट वहां यूज कर सकते हैं जब आपको इन्वेंट्री चाहिए हो और इन्वेंट्री बाय करने के लिए पैसे नहीं हो, तो आप उधार पे लेकर आ जाएं और फिर बाद में उसको सेल करते रहें। जैसे ही आपके पास पैसे आ जाएं, वो आप अपने सप्लायर को क्या कर दें? पे कर दें। तो हमारे हैदराबाद में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, ट्रेड क्रेडिट मोस्टली यूज होता है। सारे के सारे रिटेलर्स, सारे के सारे होलसेलर कंपनी से उधार पे माल लेते हैं और बाद में 2 महीने का 3 महीने का टाइम लेते हैं, माल सेल करते जाते हैं, पैसे देते जाते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई।
सर सेल ऑफ एसेट वापस बताइएगा, ये यूज सर सुपरमार्केट, जी जी बेटा, सुपरमार्केट वाले भी यूज करते हैं, सुपरमार्केट सब यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डेट फैक्टरिंग मुझे नहीं पता आपकी कोर्स में है या नहीं है, तो पहले आप देख लीजिएगा फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो मैं शीट शेयर कर रहा हूँ ना, ये एज लेवल की शीट है। अच्छा जी, मैं जरा इसको डेट फैक्टरिंग को छोड़ रहा हूँ, लीजिंग पे आ रहा हूँ। लीजिंग का किसी को आइडिया, लीजिंग किसे कहते हैं? ये शॉर्ट, ये है मीडियम टर्म बैंक, मीडियम टर्म नो, मीडियम टर्म वो है आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो किसी को लीजिंग का आइडिया है, लीजिंग किसे कहते हैं? लीजिंग, हायर परचेज। जी अब्दुल्ला बेटा। सर हायर परचेस जो होता है वो डाउन पेमेंट देते हैं, उसके बाद एक्वायर होता है अमाउंट वो। ठीक है, और लीजिंग क्या होता है? और लीजिंग जो होती है वो एक पर्सनल एसेट मिलने के बाद हम उसको मतलब एट अ पीरियड ऑफ टाइम जो मंथली पेमेंट करते ठीक है, हैं फिक्स्ड अमाउंट की। ब्लू जेज में से कोई बंदा है जो मुझे बोलेगा लीजिंग किसे कहते हैं? अब्दुल्ला बेटा जल्दी बताएं, लीजिंग और हायर परचेज में क्या जी डिफरेंस? सर, लीजिंग वो होती है लाइक आप कोई पेमेंट बैंक को दो क्योंकि आपने इन्वेंट्री ली है, मगर वो आप ओन नहीं करते, पे एक का टाइम पे आपको वापस देनी होती है। मगर हायर परचेज में आप डाउन पेमेंट देते हो, फिर जैसे ही वो अमाउंट पूरी हो जाती है फिर वो आपकी हो जाती है। ठीक है, तार बेटा आप बताएं। अनस सर उमर। लीजिंग में मंथली पेमेंट्स देते हैं, और सर वो जो आइटम है सर वो वापस हो जाता है। लेकिन सर हायर परचेज में वो चीज़ हमें मिल जाती है बाद में। ओके ओके। सर मंजिल मैं बताऊं, जी जी बताएं, उमर बेटा बताएं। सर लीजिंग में हमें डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ती, एसेट मिल जाता है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है मंथली पेमेंट कर सकते हैं या एनुअली। मगर क्या कहते हैं, हायर परचेज में हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। ओके ओके, अरे डाउन पेमेंट क्या होता है? सारा बताऊंगा बेटा, टेंशन नहीं है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, निगाहों से अरे बदल अरे जाती सर, हैं तकदीरें, क्या शेर है सर, जबरदस्त। निगाहों से वाह बदल वाह जाती वाह हैं वाह। तकदीरें, जिस निगाह से तकदीर बदल जाए वो निगाह तलाश कर। ऐसे ही तफरी में मैंने कहा कि काफी बोर कर रहा हूँ, मतलब कि शेर ही बता दूं। लीजिंग एंड हायर परचेज सही बता रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे हो। सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में तो लीजिंग हर जगह चल रहा होता है, मतलब लीजिंग में यानी लीज पे गाड़ी ले ली तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं। लेकिन अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं यूके के हिसाब से, तो लीजिंग का मतलब है किराए पे लेना चीज। लीजिंग का मतलब क्या है? किराए पे लेना। और हायर परचेज का है किस्तों पे लेना। एक घर है, एक घर है आप किराए पे लेते हैं, ठीक है। और एक घर है आप किस्तों पे खरीदते हैं। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? एक एक किस्तों पे चीज खरीदना, ठीक है, मैं इंस्टॉलमेंट पे चीज खरीद रहा हूँ, अक्वायर कर रहा हूँ। और एक है मैं सर किराए पे चीज ले रहा हूँ। थोड़ा फर्क समझा सकते हो मुझे सर ना? सर किस्तों में ये होता है कि भाई हम किस्तें पे करके वो हमारी हो जाएगा पूरा, बट किराए में ना वो घर उसी का होगा बट हम उसमें रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, एक्सीलेंट, बट वो हमें किस्तों में पे। सही बेटा, ना सही बता रहे हो तुम, कि लीजिंग में लीजिंग क्या है? किराए पे लेना। किराए पे लेना मतलब वो चीज एट द एंड में हमारी नहीं होगी, हम उसको यूज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अप्रोच है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है। मतलब आप हैदराबाद आए हैं और आप 3 साल के लिए यहाँ पे हैं, फिर चले जाएंगे, तो घर खरीदना बेकार है। आप घर खरीदेंगे फिर पता नहीं कैसा हो, पसंद आए नहीं पसंद आए, फिर सेल करना मसला होगा। तो आप किराए पे ले लें। भाई कई लोग पाकिस्तान घूमने आते हैं, 2-2 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए घूमने आते हैं, तो वो यहाँ घर नहीं खरीदते। वो यहाँ पर क्या करते हैं, होटलों वगैरह में ठहरते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं, यानी किराया पे कर रहे होते हैं जो भी है। कई लोग पाकिस्तान घूमने आते हैं 2-3 महीने के लिए, तो किराए पे गाड़ी ले लेते हैं, फिर किराया पे करके फिर चले जाते हैं। तो एक बड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच है, मतलब अपने हिसाब से आप चीजें लें। तो अगर एक बिजनेस है उसको मशीनरी चाहिए, क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। और उसको लगता है ये मशीनरी वक्त के साथ साथ चेंज होगी, अपडेट होगी, और पैसे भी नहीं है आपके पास इतने, तो आप क्यों खरीद रहे हैं? आप नहीं खरीदें, आप किराए पे खरीद लें। मतलब आप किराया पे करते रहे हैं जब तक मशीन आपको फायदा देती है। जैसे ही मार्केट में न्यू मशीन आ जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लें, दूसरी मशीन किराए पे खरीद लें। इसको हम कहते हैं लीजिंग, यानी किराए पे लेना। और एक होता है किस्तों पे लेना। किस्तों में क्या है, एट द एंड वो चीज आपकी अपनी हो जाएगी। तो जैसे आपको एक बिल्डिंग चाहिए, आपको कोई जगह चाहिए, आपको कोई प्लॉट चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। वो प्लॉट बाद में आप बकायदा उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप अपना बिल्डिंग वगैरह बिल्टअप करेंगे। तो वो प्लॉट जाहिर है आपको खरीदना है, और आपको वाकई चाहिए, तो आप उसको किस्तों पे खरीदना है। किस्तों में ये होगा, आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट करनी होगी, और आगे जाके जब पेमेंट पूरी हो जाएगी 3-4 साल में, वो चीज आपकी अपनी हो जाएगी। तो डाउन पेमेंट क्या होती है? बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार ये बंदा आगे पैसे नहीं देगा हमें, टोपी करा देगा किस्तों में। तो किस्तों वाले क्या करते हैं, डाउन पेमेंट लेते हैं, और अच्छी खासी लेते हैं, ताकि आप। डाउन पेमेंट क्या होती है? डाउन पेमेंट ये होती है, जैसे मैं कोई प्लॉट बाय करने गया और वो 1 करोड़ का है, कितने का? 1 करोड़ का है।
ठीक है, और मैंने एग्रीमेंट कर लिया भाई मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा या हर महीने मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, और जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो जाएगा 4 साल का, ये प्लॉट मेरा हो जाएगा। तो कभी कभार ये होता है कि आप वो पैसे देने में देर करते हैं, मसले करते हैं, या फिर आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसमें क्या नाम है, वो जो ऑनर है वो क्या करता है, वो आपसे एक अच्छी अमाउंट ले लेता है शुरू में, एक बड़ी अमाउंट शुरू में ले लेता है। डेट एडवांस में, जिसको हम एडवांस 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 कहते हैं। हाँ, तो सीधे लफ्ज में एडवांस। एडवांस। वो आपसे 30% 20% कुछ अमाउंट ले लेगा, और फिर उसकी वजह ये होती है ताकि ये फंस जाए। स्कूल वाले क्या करते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं, ये भी एक किस्म की डाउन पेमेंट ही है। एडमिशन फीस का फायदा क्या होता है, आपको स्कूल में फिर पढ़ना पड़ता है। अब जैसे एफपीएस में अगर आप एडमिशन लेंगे और आपने 40,000 रुपये एडमिशन फीस पे कर दी, तो अब्बा फिर दूसरे स्कूल नहीं भेजेंगे आपको, वो ये बोलेंगे भाई रोजी जो है वो वसूल करके आओ, हलाल करके आओ, अब स्कूल जाओ। 40,000 रुपये फीस भरी है मैंने, और यूनिफॉर्म लिया है, और क्या नाम है वो लिया है, अब लाजमी स्कूल जाओ, उसको पूरा हक हलाल करो। तो लीजिंग में क्या है, किराए पे हम लेते हैं चीज, और हायर परचेज में क्या है, हम चीज यानी किस्तों पे लेते हैं। तो जरा इन दोनों के फर्क को देख लेते हैं। लीजिंग में फायदा क्या है, आपको जो है क्या नाम है, वो चीज आपकी अपनी नहीं होगी, नुकसान है। लेकिन ये कि फ्लेक्सिबल अप्रोच है, आप बार बार मशीन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से नई चीज ले सकते हैं। और ये है कि जो मेंटेनेंस है, जब एक चीज आप किराए पे लेते हैं ना, उसकी मेंटेनेंस आपके ऊपर नहीं आती, उसकी मेंटेनेंस उसके ओनर के ऊपर होती है, जिसकी वो चीज है, वही उसको मेंटेन करता है। छोटे मोटे खर्चे आप बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो भी बड़ा खर्चा होगा वो खुद बर्दाश्त करेगा। ठीक है, ये लीजिंग के फायदे हैं। हायर परचेज में क्या है, और आप सर फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीनरी खराब हो जाए तो उसका खर्चा भी और हमारी वजह से हो, तो वो खर्चा ओनर ही पे करेगा। नहीं, देखें, आपने किराए पे गाड़ी ली, आप किराए पे गाड़ी ली और आप चले गए घूमने फिरने, ठीक है ना, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, ठीक है ना, उस गाड़ी की ट्यूनिंग कराना, उस गाड़ी की सर्विस कराना, वो आपकी जिम्मे नहीं है। ऑनर आपको, ज्यादातर क्या होता है, वो ड्राइवर भी अपना दे देते हैं, वो उनका मसला है, आपको बस पेट्रोल पेट्रोल भरवाना होगा, जो टोल वगैरह आता है वो देना होगा, बस आपका यही खर्चा है। आप किराए पे घर लेते हैं, आपको बिजली का बिल पे करना होगा। हाँ ये है, कोई चीज अगर आपने डैमेज की उसके पैसे देने पड़ेंगे। बाकी आप घर यूज कर रहे हैं, बरसात हो गई, बारिश हो गई, छत गिर गई, तो वो छत का खर्चा आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो ऑनर खुद करेगा। अगर आपने पे किया ना छत का खर्चा, तो आप उससे पैसे ले सकते हैं। आपने कोई फ्लैट लिया, ग्रिल नहीं लगी हुई थी, किराए पे लिया, आपने ग्रिल लगा दी, तो ये पैसे आप बाद में उससे ले सकते हैं। हाँ ये है कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे आपने कोई फ्लैट लिया किराए पे, अब वहाँ वो मेंटेनेंस वाले आते हैं, वो क्या बोलते हैं, पानी पानी के मसाइल होते हैं, सफाई के मसाइल होते हैं, वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, वो नॉर्मल है, वो आपको देने पड़ेंगे। बाकी कोई बड़े खर्चे नहीं देने पड़ते। ये बड़ा एडवांटेज होता है लीजिंग का, कि किराए की चीज में ये होता है कि जो बड़े खर्चे होते हैं वो ऑनर खुद बर्दाश्त करता है, जितने जगह ली होती है उसको नहीं बर्दाश्त करना होता। लेकिन हायर परचेज में आपको मैनेज करने पड़ते हैं सारे खर्चे, ये एक नुकसान है। लेकिन फायदा क्या, चीज आपकी अपनी हो जाती है। तो पेपर में लीजिंग एंड हायर परचेज के बहुत सवाल आते हैं, लीजिंग और हायर परचेज के बहुत सवाल आते हैं। तो आपको लगता है कि अगर हम कोई इस तरह की मशीनरी यूज कर रहे हैं जो मार्केट में चेंज होती रहती है, उसको बार बार अपडेट करना पड़ता है, तो लीजिंग बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है हमें कोई बिल्डिंग चाहिए, आपको लगता है हमें कोई जगह चाहिए, तो अच्छा उसके लिए एक और चीज यूज होती है। अगर आपको बिल्डिंग चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है, उसके लिए मॉर्गेज यूज होता है, मॉर्गेज। मॉर्गेज वर्ड कभी सुना है आप लोगों ने? अगर हम कोई मशीनरी लेते गिरवी हैं, सर, गिरवी, गिरवी हाँ, सर। मॉर्गेज ये होता है कि हम बैंक से कर्जा लेते हैं, और बैंक को बोलते हैं इस कर्जा लेने का मकसद ये है कि मैं प्लॉट बाय करूंगा, इस कर्जा लेने का मकसद ये है कि मैं कोई बिल्डिंग बाय करूंगा। तो बैंक वाले बोलते हैं ठीक है, हमें कर्जे की वापसी तक इस बिल्डिंग के कागजात हमारे पास रखवा के जाओ, कर्जे की वापसी तक जो भी प्लॉट के कागजात है हमारे पास रखवा के जाओ, ताकि तुम इसको आगे बेच नहीं सको, जब तक हमारे पैसे पूरे नहीं करोगे हम इसके कागजात नहीं देंगे। आप भले इस्तेमाल करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको आगे बेच नहीं सकते। तो वो ऑनरशिप अपने पास रख लेते हैं उसकी, ताकि एटलीस्ट आप उनको पैसे पे करते रहे, उसको कहते हैं मॉर्गेज। तो पेपर में सवाल आ जाए, हमारे पास मशीनरी है, हायर परचेज ऑप्शन है, लीजिंग ऑप्शन है, कौन सा यूज करना है, तो इस सवाल का आंसर देने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप लीजिंग का एक फायदा एक नुकसान बता दें, सिंपल फायदा नुकसान बताएं, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हायर परचेज का एक फायदा नुकसान बताएं, सिंपल फायदा नुकसान बताएं कि हायर परचेज में चीज अपनी हो जाती है, लेकिन मेंटेनेंस जो है वो परचेजर को खुद बेयर करनी पड़ती है, सिंपल। और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, तो आप देख लें कि अगर उसको मुस्तकिल मशीन बाय करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए मशीन बाय करनी है, तो हायर परचेज अच्छा है। उसको लगता है मशीनरी वक्त के साथ साथ अपडेट करनी पड़ेगी, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, डाउन पेमेंट भी नहीं है, तो फिर हमारी लीजिंग बहुत अच्छी। तो यहाँ तक बातें क्लियर है? जी यस सर। सर। सो बेटा टाइम खत्म हो चुका है क्लास का, अभी 1 मिनट रहता है। सर
जी जी सर जी। वो लेंगे आप, वो जो क्या लेते हैं, kahoot.id? अगर आप बोलेंगे मैं ले लूंगा टेस्ट, कोई इशू नहीं। अगर आप बोलेंगे मूड है तो सर आप प्राइसिंग से ले लें सर, प्राइसिंग से। मार्केट। जी सर सर भले ले सेक्शन लें। 2 से, सेक्शन ऐसा 2 से 5 ले मिनट लें, के उस बाद पे आपको शिफ्ट। आएगा, ठीक है। मैं नहीं नहीं बता सर, आपने, हमारी पिछली बार बात हुई थी कि प्राइसिंग से लेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे करें 45 पे आ जाए, 45 11:40 हो रहे हैं, 45 पे आ जाए, लॉग इन हो जाए, ठीक है। ओके ओके।